ये वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। इसमें एक रिंग है, इसमें नॉर्मल रिंग से अलग क्या है कि एक तरफ रेजिस्टेंस जो है वो दूसरे तरफ का ईटा टाइप्स है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ ईटा आर, इधर का रेजिस्टेंस है आर। ये दो हाफ में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो मुझे बताना है, नॉट इंड्यूस्ड। अब ये क्या चक्कर है, थोड़ा अच्छे से समझना। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझने हैं कि यहाँ दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एक होती है इंड्यूस्ड वाली और एक होती है कंजर्वेटिव वाली, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते थे। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि यहाँ एक है कंजर्वेटिव फील्ड और एक है नॉन कंजर्वेटिव। ये कौन सी वाली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली है, और ये इंड्यूस्ड वाली है। और इन दोनों का डिफरेंस हम लोग क्लासेस में लिख चुके हैं। ये कंजर्वेटिव मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली है। तो या तो आप ऐसा लिख लो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, तो या तो आप ऐसा लिख लो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, या तो आप इसको बोल दो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इंड्यूस्ड। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में मुझे कौन सा वाला निकालना है, फील्ड कंजर्वेटिव वाला, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से इतना समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो नॉन कंजर्वेटिव वाला है वो इंड्यूस्ड वाला है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। अभी सारे पॉइंट्स मैं कंक्लूड भी करूँगा, पहले एक एक करके पॉइंट समझते जाओ। कैसे पता चला हमें कि यहाँ पे एक कंजर्वेटिव फील्ड आनी चाहिए, यहाँ पे एक कंजर्वेटिव फील्ड आनी चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में तो वही आता है कि अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो वहाँ पे कौन सा आएगा भाई, नॉन कंजर्वेटिव वाली या इंड्यूस वाली। तो एक चीज़ समझो, पहले कंजर्वेटिव फील्ड होगी कितनी, पहले उसको निकाल भी देते हैं। सपोज़ करो, मान लो किसी को क्लिक नहीं करता है कि ऐसी कोई फील्ड होगी, तो वो पहले क्या निकालेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। बहुत अच्छी बात है, वैसे ही चलते हैं जैसे आपका शुरू में कॉमन सेंस कहता है, पिछले लॉजिक कहते हैं, वैसे स्टार्ट करते हैं। ई डॉट डी एल की वैल्यू आप निकालोगे माइनस डी फाई बाई डी टी। सो इस पूरे लूप के लिए तो ये हो जाएगा ई इंटू टू पाई ए, और डी फाई बाई डी टी के लिए एरिया तो बेसिकली चेंज हो नहीं रहा है, तो आप एरिया कॉमन ले लोगे, ये डी बी बाई डी टी आएगा आगे। तो इतना तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि फ्लक्स को फील्ड इंटू एरिया में से मैंने एरिया कॉमन लिख दिया है। सो ई की जो वैल्यू आ रही है ई इंटू टू पाई ए इक्वल टू माइनस पाई ए स्क्वायर, और डी बी बाई डी टी की वैल्यू स्मॉल बी आएगी यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करके। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो आ गई माइनस ए बी बाई टू। तो इसका मैग्नीट्यूड मैं ए बी बाई टू यूज़ कर सकता हूँ। बट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो फील्ड आ रही है ना, ये दोनों पार्ट में आएगी सेम, ठीक है। सपोज़ करो ये फील्ड इनवर्ड है और वो इंक्रीज़ हो रही है, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगी, क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है तो लेंज लॉ से यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाने के लिए। अब ये ऊपर और नीचे दोनों पार्ट में सेम क्यों आएगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं है। वो तो तब भी एग्जिस्ट करेगी जब यहाँ पे कोई वायर इवन नहीं होगी, तो भी वहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ये इंड्यूस्ड वाला है, मैं अलग अलग लिखते जाता हूँ, इंड्यूस्ड लिखता हूँ और उसको नॉर्मली ई लिखता हूँ जो मुझे निकालना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये दोनों पार्ट में सेम है, तो अगर मैं एक राउंड कंप्लीट करता हूँ तो इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा एक चार्ज को अगर आप इसमें मूव कराते हो, ये नॉन कंजर्वेटिव है, तो उसके अंदर नेट पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ तक आते आते ज़ीरो होगा नहीं, और जो कि होना चाहिए, क्योंकि ये जो पार्ट आया है आपका, ये दोनों पार्ट में सेम है। अब पोटेंशियल ड्रॉप अगर आपको सेम करना है तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे चलते हैं, जे इक्वल टू सिग्मा। ये आपको बहुत क्लियर बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, जे इक्वल टू ई बाई रो। तो भाई करंट तो इस पूरे में सेम है, करंट की वैल्यू सेम है, क्योंकि ये एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन के जैसा है। यहाँ एक लूप में इधर करंट आई, इधर भी करंट आई, बट इस लूप में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यहाँ बात हो रही है नेट रेजिस्टेंस की। अगर नीचे वाले पार्ट में रो ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी बताओ, ज़्यादा होनी चाहिए।
बट हम तो बात कर रहे हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो दोनों पार्ट में सेम है, तो पक्का यहाँ पे एक आएगा कौन सा, कंजर्वेटिव वाला फील्ड, और वो दोनों पार्ट में क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग कैसा होगा, ठीक है, वो आता है चार्ज एक्यूमुलेशन के कारण। मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ इधर प्लस चार्ज और इधर माइनस चार्ज, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी और ऊपर की डायरेक्शन में इधर आएगी। उसका मैग्नीट्यूड तो दोनों पार्ट में सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है चार्ज एक्यूमुलेशन के कारण। अब यहाँ पे ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ यही समझनी है आपको। अभी तक हमने क्या समझा वो मैं कंक्लूड करता हूँ थोड़ा, तब आपको चीज़ें आगे समझ में आएगी। पहली बात तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो नॉर्मली सबको पता होता है जब फ्लक्स चेंज होता है, वो ये आ गई, और वो दोनों पार्ट में होगी बिल्कुल सेम, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर रेजिस्टिविटी नीचे पार्ट में ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे क्या होगी, ज़्यादा। थर्ड दैट यहाँ पे अगर ये फील्ड सेम आई है तो ये कम ज़्यादा हो नहीं सकता है, उसको कम या ज़्यादा करने के लिए एक एक्स्ट्रा फील्ड आएगी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। मतलब एक पार्ट में वो करेगी सपोर्ट और एक पार्ट में करेगी अपोज। इसका मैग्नीट्यूड मैं यूज़ करता हूँ। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको बस ध्यान में रखना है कि ये जो इक्वल टू सिग्मा ई लिखते हो आप फील्ड थ्योरी ओम्स लॉ, उसमें ये जो ई है वो नेट वाला है। यहीं से आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि अगर रो ज़्यादा है तो नेट फील्ड एक तरफ होनी चाहिए ज़्यादा। अब नेट फील्ड होगी क्या, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं यूज़ करूँ तो नीचे वाले पार्ट के लिए मैं लिख सकता हूँ ए बी बाई 2 प्लस ई। समझो, पहला टर्म है नॉन कंजर्वेटिव वाला और दूसरा टर्म कौन सा है, कंजर्वेटिव वाला। तो ये नेट फील्ड आया इनटू डिस्टेंस, फील्ड इनटू डिस्टेंस बताता है आपको पोटेंशियल ड्रॉप, और वो पोटेंशियल ड्रॉप करंट को फ्लो करा रहा है, तो यहाँ आएगा ईटा इक्वल टू आई इंटू आर, और नीचे वाले पार्ट के लिए लिखोगे ए बी बाई 2 माइनस ई इंटू पाई ए इक्वल टू आई इंटू आर। तो आप देख रहे हो कि हमने करंट भी अलग अलग नहीं लिए, करंट दोनों पार्ट में सेम है, रेजिस्टेंस अलग है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप का ये डिफरेंस आ रहा है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो आगे कैलकुलेशन बेटा डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें, इसमें ये बताना डिफ़िकल्ट है, ये सोचना डिफ़िकल्ट है कि आएगी क्यों, ये फील्ड आएगी क्यों, और दो टाइप की फील्ड है क्यों, दोनों एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर रही है, करंट सेम है या करंट डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हाउएवर हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, यहाँ से आप इजीली ई की वैल्यू ट्रांसपोज करके निकाल सकते हो। ठीक है, चलो वो भी कर देते हैं। यहाँ से आ जाएगा ए बी बाई 2 प्लस ई इक्वल टू ईटा टाइम्स ए बी बाई 2, सॉरी नीचे यहाँ पे माइनस ई है, ठीक है, माइनस ई, तो ए बी बाई 2 माइनस ईटा ई। सो इफ यू टेक ई कॉमन that will be 1 प्लस ईटा, और इधर से अगर आप ए बी बाई 2 कॉमन लोगे तो आ जाएगा ईटा माइनस 1। सो फाइनली यू विल गेट द आंसर ई इक्वल टू ए बी बाई 2 ईटा माइनस 1 अपॉन ईटा प्लस 1।